तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत-बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तमाम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक इंटरव्यू लाइव सीरीज़ में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ आया हूँ। आपको पता है हम हर रोज़ नई पर्सनैलिटी के साथ आते हैं और हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम एक बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़े बेहतरीन इंसान के साथ आए हैं। ये जो है इंटरव्यू की सीरीज़ में इंटरव्यू के शोबे में, होस्टिंग के शोबे में, जर्नलिज़्म के शोबे में हमारे मुल्क के वसीर अकरम साहब हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। संजय, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और सर मिज़ाज कैसे हैं आपके? मैं बिल्कुल फिट-फाट। आपने टाइम दिया तो थोड़े देर होने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका मशकूर हूँ। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन, बहुत आज शुक्रिया। जो हमारे बहुत साथ मेहमान हैं, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जर्नलिज़्म के शोबे में अपने आप को एक अरसे से जो है मनाया हुआ है। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक इदारा है। भाईजान के नाम से भाईजान चैनल में प्रोफेसर के नाम से ये मशहूर थे। अभी इन्होंने अपना नया स्टार्टअप लिया है सिर्फ पाकिस्तान के नाम से और उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। आइए मज़ीद जानते हैं अली बेग साहब कौन है, क्या है? जी सर। संजय, जैसे आप मेरा तारुफ़ करवा रहे हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मोहताज तो हम हैं, क्योंकि इस वक़्त हम जो काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है और वैसे भी तारुफ़ का हर इंसान मोहताज होता है। आपने तारुफ़ करवाया, बहुत शुक्रिया। तारुफ़ ये करवाना चाहूँगा कि जर्नलिज़्म के शोबे में थोड़ा-सा काम किया है मैंने और मैगज़ीन्स वग़ैरह में और अखबारात में और टेलीविज़न चैनल्स में भी थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है मेरा। उसके बाद असल में अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पे तकरीबन 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। आपने मेरा तारुफ़ करवाया, प्रोफ़ेसर के नाम से मशहूर हूँ। प्रोफ़ेसर भाईजान के नाम से एक हमारा चैनल है, जो यूट्यूब, फ़ेसबुक पर है। उस पर हम काम कर रहे हैं और एक नया हमने चैनल शुरू किया है, सिर्फ़ पाकिस्तान के नाम से। ये एक मुनफ़रिद चैनल है, डिफरेंट है प्रोफ़ेसर भाईजान से, क्योंकि प्रोफ़ेसर भाईजान पे जो मैं काम करता था, वो रोड पे पब्लिक के साथ जो काम करता था। अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यूज़ की तरफ, सिर्फ़ पाकिस्तान में, और कोशिश ये है कि पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, वो इस चैनल के थ्रू दिखाए जाएँ और जिन हीरोज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता और वो वाक़ई हीरो हैं, तो उनको दिखाया जाए। तो थोड़ा-सा कोशिशें कर रहे हैं। बाकी यही सिलसिले हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपने अपने बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। आपके न्यू जो चैनल है जी, जी। सिर्फ पाकिस्तान को, जिस सिर्फ़ पे आपकी पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान। जी, जी। एम आई राइट? ओके ये सर। जी हाँ, सिर्फ़ जी। पाकिस्तान, और टीम पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं और जितने भी लोग हैं, और मुख़्तलिफ़ इश्यूज़ पे आगे काम करेंगे, मगर स्टार्ट में हम इंटरव्यू बेस जो है इस चैनल पर काम कर रहे हैं। अमेजिंग सर। सर, आपने अपनी बातचीत में एक चीज़ बताई कि आपका ये चैनल मुनफरद है, यूनिक है बाकी चैनल से। तो जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में ऐसी कौन-सी यूनिक क्वालिटी है जो दूसरों से आपको अलग करती है? देखें, यूनिक क्वालिटी तो नहीं है, बस अल्लाह ताला ने एक बोलने के हवाले से मुझे एक सलाहियत दी है, बात करने के हवाले से सलाहियत दी है, उसी को लेकर आगे चल रहा हूँ। जब मैंने प्रोफ़ेसर भाईजान पे काम करना शुरू किया था, तो उस वक़्त इस तरीके से मैं कैमरे पर बात नहीं कर सकता था। मगर अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, तो अब उसमें मज़ीद निखार आता जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक़्त सिखाता है, और जब तक आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो प्रोफ़ेसर भाईजान पे मैंने बोलना सीखा, मैंने लोगों से बात करना सीखा, बहुत ज़्यादा पब्लिक में रहते हुए काम करना सीखा। इस दौरान में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ से भी मुलाकात हुई, इंटरव्यूज़ करने का भी
इत्तेफाक हुए, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। अब जो चीज़ें मैं प्रोफ़ेसर भाईजान पे सीख चुका हूँ, तो सोचा कि एक और नया चैनल बनाया जाए जिसकी थीम डिफरेंट हो। ये नहीं कि प्रोफ़ेसर भाईजान को हम ख़त्म कर देंगे, प्रोफ़ेसर भाईजान अपनी जगह चलते रहेगा, मगर उसकी थीम थोड़ा-सा जो है हम सोशल इश्यूज़ पर काम करते हैं और यहाँ पर हम जो है सेलिब्रिटीज़ और डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको दिखाना चाहिए पब्लिक को और उनके इनसाइट दिखाने चाहिए। तो अ, ये चीज़ है कि मैं बात कर सकता हूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ ले सकता हूँ, एक छोटी-सी स्किल्स मैं समझता हूँ या मेरे इर्द-गिर्द रहने वाले समझते हैं कि मुझ में ये स्किल्स हैं कि मैं लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है अब ये चैनल भी शुरू किया है और मैं तवक्का करता हूँ कि आप दुआ गो होंगे। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि मैं दूसरों से मुनफ़रद किस तरीके से हूँ। मुझ में बोलने का सॉफ्ट स्किल है, मैं बोल सकता हूँ। मुझ में इंटरव्यू कंडक्ट करने का सॉफ्ट स्किल है, मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता हूँ। नो डाउट सर, जी, आप जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपके देखे हैं कुछ इंटरव्यू पिछले मतलब आज शाम से तो देखे हैं। ज़बरदस्त कर रहे जी, हैं जी। और हमारे फील्ड में बहुत हमारे शुक्रिया। सीनियर तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल अब आपके इस चैनल के हिसाब से है आपसे कि एक जी। वेब चैनल बनाने के लिए आपको किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है? जी सर। देखिए ये जो चैनल है बेसिकली मैं आप भी जानते होंगे कि ये एक बंदे का काम नहीं होता है। एक से ज़ायद बंदे होते हैं और मुझे अगर इस फ़ील्ड में या सोशल मीडिया पे मैं कहूँ तो मेरे भाई हैं, वो खुर्रम बेग उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं या बैकएंड पे जो भी काम होते हैं वो खुर्रम बेग देख रहे होते हैं। मैं ऑन फ़ील्ड काम कर रहा होता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन के इतने ज़्यादा सिलसिले में मुझे नहीं पता मगर एक टीम चाहिए होती है, एक बंदा काम नहीं कर सकता, एक गाइडलाइन चाहिए होती है, गाइडलाइन के बगैर आप काम नहीं कर सकते, काफ़ी गलतियाँ आप में होती हैं और उसको सुधारने वाला आपको चाहिए होता है। आपको अगर बात नहीं करना आती, अगर आपको कैमरा फेस करना नहीं आता, आई कॉन्टैक्ट करना नहीं आता, तो आपको व्यूअर्स चाहिए होते हैं और उसके साथ-साथ आपको टीम में ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म इस तरीके से मैं नहीं कहूँगा वैसे तो आगे ये बनता जा रहा है, एक डिजिटल मीडिया है, इस पर भी हम अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर सोशल मीडिया पे एक बंदा मैं नहीं समझता कि सिर्फ़ एक बंदा जो है रहते हुए काम कर रहा होता है, उसके पीछे लोग होते हैं टीम की ज़रूरत होती है और जहाँ तक आपने कही कि रजिस्ट्रेशन की बात, तो मैं चाहूँगा कि ये रजिस्ट्रेशन के सिलसिले बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया को जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से अभी सुनने में भी आ रहा है कि बाकायदा एक स्टेटस जो है मीडिया का स्टेटस यहाँ पर मिलेगा और इसके हवाले से बैकएंड पे जैसे मैंने बताया मेरे भाई हैं, तो वो कोशिशें भी कर रहे हैं और इस हवाले से लेकर चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है हम काम करें और जो हुकूमत वक़्त है, पैमरा है, वो सोशल मीडिया पे जो अच्छे लोग हैं और अच्छा कंटेंट, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाएँ और काफ़ी अ, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस वक़्त कराची में मौजूद हूँ और कराची में इस तरीके से एक मुकम्मल तौर पर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन मौजूद नहीं है और ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जो कराची में भी हो और इस्लामाबाद में भी हो और हर सिटी वाइज़ जो है एसोसिएशन होने चाहिए। उसमें जो डिजिटल मीडिया पर जो रिपोर्टर्स हैं जो जर्नलिस्ट हैं, पूरी एक फ़ील्ड बन रही है ये डिजिटल मीडिया की। पहले ये था कि चंद लोग खुद कैमरा उठा के काम करना शुरू कर देते हैं। मगर अब जो ये सिलसिला शुरू हो गया है, मुख्तलिफ चैनल्स बन रहे हैं, टीम्स बन के जो है काम किया जा रहा है, प्रोफ़ेशनलिज़्म इसमें आया जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए जो बात की है उसको पूरा किया जाए। इस्लामाबाद में
जिस तरीके से बुलाए जाते हैं रिपोर्टर्स, जो पंजाब लेवल पर सिर्फ उनको इनविटेशन होते हैं, तो हम कराची में जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को भी देखा जाए और हम लोगों से सजेशन से यहाँ पर लिया जाए कि किस तरीके से आपको, जिस तरीके से कराची प्रेस क्लब है, वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर जो है हमें भी एक मुकाम दिया जाए और डिजिटल मीडिया को बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाए और एक जो है आगे लेकर एक मीडिया का जिसे कहते हैं रोल दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जैसे प्रेस क्लब है, जर्नल रिपोर्टर्स की, जर्नलिज्म। उसी डिजिटल मीडिया के जो भी एंकर्स हैं उनकी भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, उनकी भी ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो, वो भी अपने नहीं, जायज़ आवाज तो इशू। हम बुलंद करते हैं, मगर देखें, आवाज हम बुलंद करते हैं, हम इश्यूज रेज करते हैं और हमारी जो बात है वो सुनी भी जाती है, ये मैं भी जानता हूँ। और मेरे जैसे और जो काम करने वाले हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑन फील्ड, दो तीन देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एंटरटेनमेंट पे भी काम किया जा रहा है, रिपोर्टिंग पे भी काम किया जा रहा है, और जो रीजनल होते हैं या रिलीजन लेवल पर होते हैं उस तरीके की भी टेलीविजन चैनल्स होते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो बने हुए हैं। कुकिंग अगर आप देखें तो हम एंटरटेनमेंट में अगर देखें ये कौन से टेलीविजन मीडियम में, तो उसमें हम कुकिंग चैनल्स तक देखते हैं। हम का कुकिंग चैनल है, एयर वाई वालों ने जॉक खोला था, तो इस तरीके के चैनल्स होते हैं। यहाँ पर अब जरूरत इस अमल की है कि जिस तरीके से टेलीविजन मीडिया को एक बाकायदा रजिस्टर्ड और एक मीडिया का किरदार दे दिया गया है, क्योंकि पहले सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी काम कर रहा था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन पर देखा जाता है, अब ये सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया को डिजिटल मीडिया का नाम देकर बाकायदा मीडिया की हैसियत दी जाए। और इसमें काम करने वाले जितने भी हम लोग हैं, हम लोग, मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मैं कराची में रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। और जब 2018 में इंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था कराची में, उस पर काफी काम किया। अभी कोविड में मैंने काफी रिपोर्ट्स तैयार करके दिए हैं, जो लोग बेरोजगार हुए हैं उसके हवाले से काफी मैंने बात की है। और वक्तन फवक्तन मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को जमा करें, आप देखें कि कौन टैलेंटेड है, किसमें सलाहियत है, उसको आगे बुलाएं और उनसे बात करें। और फिर उसके बाद उस चैनल के लिए आप जो है फंड्स, जो गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरीके से मीडिया को दिया जाता है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाता है, प्रिंट मीडिया को दिया जाता है, और जहां बोला गया है कि सोशल मीडिया पर भी दिया जाएगा, तो आप अच्छे लोगों की टीम बना के अच्छे चैनल्स बनवाएं और उसको यूटिलाइज करें, ना कि जो अच्छा टैलेंट है वो जाया हो। मेरा ये कहना है कि आप टीम बनाएं, और टीम बनाने के बाद चैनल्स, गवर्नमेंट का भी काम है कि क्रिएट करें, प्राइवेट इदारों से मेरी गुजारिश है कि आप क्रीम उठा के चैनल्स को क्रिएट करें और ऐलान करें कि ये क्रीम है, हम ये चैनल बना रहे हैं, इस क्रीम को उठा के हम इस चैनल पर यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अच्छे चैनल्स को फंड दे ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकें, मगर सच पर मबनी काम करने की इजाजत दी जाए और कैमरा के अंडर ये तमाम तर चीजें होनी चाहिए। तो ये तमाम तर मेरे सजेशन है गवर्नमेंट को, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कहने पे जब बहुत सी बातों पर अमल हो जाता है, तो ये जो मेरी एक गुजारिश है कि डिजिटल मीडिया को बाकायदा मीडिया की हैसियत दी जाए और प्रेस क्लब्स में मेंबरशिप दी जाए हम लोगों को, तो ये मेरी थोड़ी सी दरख्वास्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि डिजिटल मीडिया को जो है उनकी अच्छा मकाम दिया जाए, और डिजिटल मीडिया के जो मेंबरान हैं उनको प्रेस क्लब में एज ओहदा दिया जाए और मकाम दिया जाए। है। जी अभी जी। आपने बात में एक बात की कि इंक्रोचमेंट पे आपने बहुत सारे इशू को रेज किया, बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी आवाज़ बुलंद की।
तो मैं इससे जी। रिलेटेड सवाल कर रहा हूँ कि ये इंक्रोचमेंट का होना सही है या गलत है? ये अभी सिलसिला अभी तक चल ही रहा है इंक्रोचमेंट का, तो इसके नहीं, बारे में आप बात क्या? बिल्कुल इस पर 2018 में मैं बहुत ज़्यादा फील्ड पर रहा हूँ। 2018 से 2019 तक मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की। फिर उसके बाद मैं डिफरेंट यानी कि सिर्फ इंक्रोचमेंट का सिलसिला 2019 के शुरू शुरू में ही थोड़ा थम गया था। तो क्योंकि जस्टिस निसार साहब थे उस वक्त। तो अब आप कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। देखें, जहां पर इंक्रोचमेंट है वो गलत है, और जहां पर इंक्रोचमेंट नहीं है उसको तोड़ना भी गलत है। अब तरीके के ऊपर होता है। मैंने बहुत से घरों को टूटते हुए देखा है और शॉर्ट नोटिस पर टूटते हुए देखा है। अब आप कह रहे हैं अभी जो हो रहा है, मौजूदा जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला हो रहा है अभी केसीआर के हवाले से, गालिबन मेरे ख्याल से आप अगर कराची को फॉलो करते हैं तो कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो अभी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और फेज वाइज जो यहाँ पर कराची सर्कुलर सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जा रहा है। तो अ, एक बार मैं गया और वहाँ पर विजिट किया मैंने रेलवे स्टेशन का। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिसमार कर दी गई और बनी भी 5-5 6-6 मंजिला बिल्डिंग है। बताया गया कि ये जो बिल्डिंग है ये 50 फीट पटरी से 50 फीट इस तरफ तामीर हुई है, पटरी के 50 फीट इस तरफ तामीर हुई है। तो ये गैर कानूनी है। इस वजह से तामीरात को गिराया जा रहा है। और अभी कुछ ही अरसे पहले मैंने एक जगह पर देखा, पिछले 20 साल से 25 साल से वाकई एक और बिल्डिंग मौजूद है और वहां पर तामीरात मौजूद है। तो अगर एक नई बिल्डिंग जो बनी हुई है वो गैर कानूनी है, तो पिछले 25 साल से 30 साल से जो एक बिल्डिंग तामीर है जो कि मैं कहता हूँ 10-20 फीट के फासले पर भी नहीं है और वो 50 फीट के फासले वाली गिरा देते हैं। तो तरीकेकार और कानून में थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर जो है सिमत नहीं लगती। जहां दिल करता है वहां पे काम कर दिया जाता है, जहां पे ऑर्डर्स आते हैं उस जगह पर काम किया जाता है। सही और गलत को यहाँ पर देखा नहीं जाता। अगर आप सही जगह को तोड़ रहे हैं जो वाकई कब्जे वाली है तो सही है। मगर अगर एक गलत बंदा कब्जा करके बैठ गया है और उस वक्त में वो चीज बन गई है जिस वक्त में कानून सो रहा था, तो जब कानून दोबारा जाग रहा है तो उस जगह को भी देखें और फिर उस जगह को भी तोड़ें। तो थोड़े से झोल हैं जहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर उस वक्त में बन जाते हैं जिस वक्त कानून सो रहा था। तो कानून नहीं जागता और जब कानून देखता है कि अभी कोई बसेरा नहीं हुआ है या कोई गरीब है जो काम जो हमारे सामने आवाज नहीं उठा सकता तो उसके खिलाफ होता है। ये नहीं कि हर कोई अगर गरीब कब्जा कर रहा है तो वो सही है। गरीब अ, अगर है तो झोपड़ियां हटा रहे हैं तो वो सही है। मगर जो है इसको सही तरीके से एक सिमत के तहत एक सही तरीके कार के तहत जो है तमाम चीजें तोड़ी जाएं। मैंने रोते हुए भी देखा है, बिलखते हुए भी देखा है लोगों को, और ये भी कहते हुए देखा है कि हाँ ये तोड़ा है, हम कब्जे में थे, हमने कब्जा किया हुआ था, मगर हमें थोड़ा टाइम दे देते। तो ये जो टाइम वाला चक्कर है ना कि कब्जा अगर छुड़वाना है आपने, तो अगर कोई कब्जा छोड़ने के लिए टाइम मांग रहा है तो उसको थोड़ी सी मुद्दत दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। जी संजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय, आवाज नहीं आ रही आपकी। संजय, आवाज नहीं आ रही सही है है, आपकी। सही। अब सही है, अब आवाज आ रही है? जी फरमाइए। जी, 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 बिल्कुल। जो मैं आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि पावर का मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है। मतलब य किसी की बिल्डिंग को नहीं मतलब जो गैर कानूनी है वो पड़ी हुई है, किसी की कानून वाली है उसको गिराया गया है। तो मैं इसके नहीं, रिलेटेड एक इसमें वो देखिए पूछता गैर हूँ। कानूनी और कानूनी की बात नहीं है। बात ये है कि सही तरीके से जो है हैंडल नहीं किया जाता। अगर कोई गैर कानूनी
तामीर हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नई बनी है तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है, मगर जो पहले की एक चीज बनी हुई है, अब आप देख रहे हैं 1-1 करोड़ का वहां पे फ्लैट है या घर है, तो इसमें उसको तोड़ना चाहिए। मगर बात यह है कि तोड़ तो देंगे आप, मगर आप ये जो आपने बिल्डिंग गिराई, किसी ने बुकिंग करवाई है, तो 50 लाख रुपए का एक घर अगर है, तो किसी भी शख्स की 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक रकम होती है, 1 करोड़ रुपए एक रकम होती है, और एक एक बंदे, पूरी पूरी फैमिलियां इसमें जिंदगियां लगा देती है। मेरे ख्याल से ये तो विरासत में मिलता है 50 लाख या 1 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पे तोड़ देते हैं कि ये रेलवे की जमीन थी, आप बिल्डर को पकड़ के लेकर आओ ना, आप उस बिल्डर से पकड़ के वो जो आपने बिल्डिंग तोड़ दी है, आप वो जो जिसका घर था, जिसने खरीदा है, आप जो है उसको 1-1 करोड़ रुपए का दूसरा घर दिलाओ, फिर तोड़ो। तोड़ना है तो उस वक्त तोड़ो, पहले डॉक्यूमेंट देखो इसने बाकायदा खरीदा है, खरीदा, अगर अगर उसने खरीदा है तो ये बनी क्यों, बनी है तो आप उस वक्त क्यों सो रहे थे जिस वक्त वो तामीर हो रही थी, और फिर जब तामीर हो चुकी है और जब ये बिक चुकी है चीज, फिर गवर्नमेंट का काम है कि उसको पहले घर दे जिसने खरीदा था, या उसको उतनी ही मालियत की रकम दे, फिर उसका घर तोड़े। उससे पहले घर नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर गलत चीज एक है तो दूसरी चीज भी गलत है। पहले आप अपने पास इतना फंड रखें कि किसी का घर गिरा रहे हैं आप, तो आप पहले उसको इतनी इतनी रकम रखें, इतना फंड रखें कि उसकी भरपाई कर सकें। ये नहीं कि आपने घर तोड़ दिया। मिसाल के तौर पर संजय, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं या एक बंगले में रह रहे हैं या एक कोई आपने घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, और उसकी मालियत 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख या लाखों में ही होगी ना, या करोड़ों में होगी। वो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। एक बिल्डोजर आता है, कहता है सर्कुलर रेलवे की बहाली हो रही है, और सर्कुलर रेलवे की बहाली हो रही है, या अब जो है यहाँ पे ये बिल्डिंग टूट के जो है रोड बनेगा, यहाँ से रास्ता निकलेगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे अंग्रेज आगे बसेंगे, ये बसेंगे, वो बसेंगे, ये पुल बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा। अरे भाई, एक इस घर को अगर तोड़ोगे, एक घर में कम से कम अगर हिसाब लगाएं तो 4 बंदा रहता है, 4 बंदे को आप बेघर कर रहे हो। ठीक है, और आप उसकी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो तोड़ दी, फिर उसके बाद वो टूट जाता है तो उसको सामने वाले को कोई घर नहीं देता। ये जो कहते हैं ना कि हम सुपर हाईवे पे दे देंगे या फलाना जगह पे घर दे देंगे, तो नहीं मिलता। ये जो खाना बदोश होते हैं, इनका तो काम है कि ये तो कहीं पे भी जाके बस जाएंगे। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मगर जो असल बंदा है, जो आपका हमारे जैसा मिडिल क्लास या अपर लेवल पे बंदा, बहुत से मैंने बड़े बड़े घर भी टूटते हुए देखे हैं, बंगले बंगले भी टूटते हुए देखे हैं। भाई टूट गया, जमीन भी आपने ले ली, आपने उसकी जो इमारत बनाई थी वो भी सब कुछ ले ली, मगर वो पैसा कहाँ गया उसका? वो तो रोड पे आ गया। वो तो गरीब से भी कमतर गरीब हो गया, क्योंकि जो सफेद पोश आदमी होता है ना, वो जमीन पे, रोड पर नहीं रह सकता। ठीक है, और फिर वो अपने रिश्तेदार के भी ज्यादा ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। तो हुकूमत को अगर कोई भी चीज गिरानी हो, तो उससे पहले इतनी तप्पड़ जरूर रखे कि उसके पास, अगर वो एक बिल्डिंग गिराने जा रहा है, तो एक बिल्डिंग में आज के दौर में कम से कम 10, कम से कम जो है, ये कौन सा बाग है? नेटवर्क इशू है थोड़ा। अच्छा, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि कम से कम एक बिल्डिंग 10 फ्लैट की है, तो 10 लाख के हिसाब से 1 करोड़, 1 करोड़ के हिसाब से आप 10 करोड़, तो इस तरीके से आपको पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए कि उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है और कौन कौन से लोगों ने उसको खरीदा हुआ है। उसको आप कंपलसेट कर सकते हैं या नहीं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई भी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हो तो करना चाहिए, वरना नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने इंक्रोचमेंट पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई और उसके साथ साथ आपने हमें सॉल्यूशन भी दिया कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से सही तरीके से करना चाहिए।
तो इसके लिए आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। बस आखिरी गुज़ारिश है आपसे कि हमारे व्यूअर्स को अच्छा मैसेज दें, तो फिर हम शो का एंड करें। जी, अली भाई। बस यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें और ज़िंदगी गुज़ारें जैसा दिल चाहता है आप लोग ज़िंदगी गुज़ारें। ज़िंदगी में खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और बस जो अब एक सिलसिला हो चुका है कि हम टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हैं और आपस में मिलने-जुलने के हवाले से मैं कहूँगा कि मिलते-जुलते रहा करें, फिज़िकल मिलें, सोशल मीडिया से हट के भी मुलाकातें करते रहें, यही मेरा मैसेज है बस। जी जी संजू। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप की बैटरी जो है डाउन हो गई है, तो मैं मोबाइल से दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। तो हुँ। आपने हमें वक्त दिया, हमारे व्यूअर को इंक्रोचमेंट और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया। साथ साथ आपने डिजिटल मीडिया के बारे में और उसके चैनल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में आपने बातचीत की। तो मैं आपसे अच्छा गुजारिश संजय करूंगा, आप आप एक बार फिर से हमें हाफ आवर का टाइम दें, तो हम एक और सेशन पे किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें। और एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। व्यूअर्स, अगले बिल्कुल, लाइव शो बिल्कुल। में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।